आलोक कुमार जी, आज का जो युग है ना, वो इंस्टेंट सेंसेशन का युग है। जो हम सारे जो हैं, ये पूरा दौर ही जो अभी चल रहा है, जो हम जी रहे हैं, ये विशेषण का युग है। उनका विशेष आकर्षण है। तो कोरोना के दौरान जो है ये विचार मन में आया कि मैंने तमाम किस्म का लेखन किया है, नाटक लिखे हैं, मैंने रेडियो के लिए लिखा है, मैंने टीवी के लिए लिखा है, मैंने सिनेमा के लिए लिखा है, एड फिल्मों के लिए लिखा है। सब सारा लेखन कर चुका हूँ, बाकी क्या बचा है मेरे लिए। इस किताब को जैसे जो रंजन साहब की जो परिकल्पना है उसको किताब के माध्यम से तो मुझे लगता है कि वास्तविकता के करीब रहना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं वो आपके ज़हन में घूमती रहती हैं और आपको हर वक़्त जो है वो कौंधता रहता है आपके मस्तिष्क में कि भाई ये देखा, ये सुना, इनसे बात हुई, यहाँ गया, वहाँ गया। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस सवाल के लिए आलोक कुमार जी। ये सवाल जो आप अभी आज मुझसे पूछ रहे हैं, अभी इस वक़्त, इस साल, इस महीने, ये सवाल मैंने अपने आप से तब पूछा था जब मैं बम्बई जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहा था। लेखक को क्या समझ है नहीं समझ है, लेकिन पाठक को उसके अनुरूप वो दे रहा है, उसकी भाषा दे रहा है, उसका तलफ़ुज़ दे रहा है। This belief in the celestial power does help sometimes, but नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, और इस वादे के साथ कि हर शनिवार एक नए लेखक, एक नई किताब से आपकी मुलाकात कराऊंगा। उस कड़ी में आज दूसरी किताबनामा के हिस्से में बड़े इत्तेफाक की बात है, सौभाग्य की बात है, हमारे साथ फिल्मी दुनिया के आपाधापी से समय निकाल करके उपन्यास रचना धर्मिता में आए मुकुल रंजन जी आए हैं। उनकी नई किताब है, बीते 2.5 दशकों से मनोरंजन की दुनिया में, सीरियल्स में, सिनेमा में वो काम कर रहे हैं, पटकथा लेखन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, और हर शाख पे उल्लू बैठा नई कृति है उनकी। अभी बाजार में तुरंत आई है। जब मैंने इसको पूरा पढ़ा, एक ही सिटिंग में पढ़ लिया, तब मुझे लगा कि मुकुल रंजन को ढूंढ निकाला जाए। आखिरकार इतनी आपाधापी वाली जिंदगी से निकाला उन्होंने कैसे ये सबक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ये कृत्रिम बौद्धिकता के दौर में बौद्धिकता को जगह दी जाए, ये फैसला उन्होंने कैसे लिया। स्वागत है मुकुल रंजन जी आपका, और हमारे लिए समय निकाला, किताबनामा के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कैसे है? नमस्कार आलोक कुमार जी, आपका अभिवादन करता हूँ और किताबनामा के सारे दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ एक बार पुनः। बस इतना बता दीजिए कि भाई बड़ी आपाधापी वाली जिंदगी है। जब किताब लिखने की बात होती है तो बड़ा चित्त को शांत करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। ये दो ध्रुव पे कैसे काम आप कर पा रहे? एक, जहां आप सीरियल्स पे, धारावाहिक पे आप लिख रहे हैं, पटकथा लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, अनवरत लिख रहे हैं, उसमें से आपने ठहर करके ये समाज के साथ संवाद कहिए या जैसा भी कहिए, आपने ये वक्त कैसे निकाल लिया, कैसे चुना ये वक्त? आलोक कुमार जी, बचपन से मेरे दो बहुत प्रिय हॉबीज रही हैं। एक है किताबें पढ़ना और दूसरी है सिनेमा देखना। बचपन में हमारे सिनेमा था, टीवी तो था नहीं जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दौर की बात कर रहा हूँ, सिनेमा था और रेडियो था। और बचपन से ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ मेरे पिताजी की, मतलब उनके आशीर्वाद से, हम लोग चार भाई बहन हैं। पिताजी जब भी बाहर दौरे पे जाते थे, अक्सर दौरे पे रहते थे, मेरे तीन भाई बहनों के लिए वो खिलौने लेकर आया करते थे और मेरे लिए हमेशा हमेशा किताबें लेकर आते थे। और पहली किताब जो मैंने जीवन में पढ़ी थी, उस वक्त मुझे लग रहा है 7-8 साल की उम्र, 6-7 साल की उम्र रही होगी। वो थी सत्य से साक्षात्कार, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो आत्मकथा है, वो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी और उसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। आज भी है, आज भी उस किताब का जो, उस किताब की जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, जो उनका लेखन है, जो उन्होंने आप बीती जो बताई है, उससे मैं बाहर नहीं आया हूँ। अब भी समय निकाल के बीच में कभी कभी कुछ साल के गैप के बाद मैं पढ़ता हूँ।
और दूसरे जो किताबों से मेरा प्रेम इतना ज़्यादा था, इतना गहरा लगाव था कि मैं मेरे शहर भागलपुर में जितनी लाइब्रेरियाँ थी, पुस्तकालय जितने थे, हर जगह मैं जाता था और सारे जो वो पुस्तकालय की देख-रेख करने वाले होते थे, वो सब मुझे पहचानते थे। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ कि सिख धर्म में 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह साहब। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए, मतावलंबियों के लिए, जो सिख धर्म के लोग हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई गद्दी नहीं होगी, मेरे जाने के बाद कोई गद्दी नहीं होगी। और फिर उन्होंने सारे जो उनकी वो सभा हो रही थी, जहाँ सारे जुटे थे, सभा में उन्होंने ज़ोर देकर कहा, सब सिक्खण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। तो आलोक कुमार जी, उनके जो सारे सिख जो फॉलोअर थे, धर्मावलंबी थे, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैंने वो जो गुरु साहब ने जो बात कही, गुरु मानियो ग्रंथ, उसको मैंने आत्मसात कर लिया। और बचपन से किताबें, आत्मकथा, साक्षात्कार, पुराण पुराण वगैरह जो हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास है, कविताएं हैं, रिपोर्टाज है, सब कुछ पढ़ा और पढ़ता रहता हूँ, आगे भी पढ़ूंगा, पढ़ता रहता हूँ। वहाँ से जो है ये किताबों के प्रति लगाव शुरू हुआ। और आपको पता है 2021 में 2021 में 2020 में ये महामारी आई थी, वैश्विक महामारी आई थी, कोरोना। तो कोरोना के दौरान जो है ये विचार मन में आया कि मैंने तमाम किस्म का लेखन किया है, नाटक लिखे हैं, मैंने रेडियो के लिए लिखा है, मैंने टीवी के लिए लिखा है, मैंने सिनेमा के लिए लिखा है, एड फिल्मों के लिए लिखा है, सब सारा लेखन कर चुका हूँ। बाकी क्या बचा है मेरे? तो बाकी क्या बचा है वो ढूंढता ढूंढता फिर मुझे याद आया कि मैंने उपन्यास नहीं लिखा है। तो मैंने कहा अभी इसे हाथ लगाते हैं, क्योंकि ये लंबा दौर है, लॉकडाउन है, सब सारे बंद हैं, जीवन ही बंद हो गया था एक तरीके से अगर आप देखें वैसे तो। उस क्रम में मैंने पहली अपनी किताब लिखी, उपन्यास, अंग्रेजी में, कोल्ड कॉक। और उस किताब पे ईश्वर जो है उनका आशीर्वाद रहा, पाठकों का बहुत प्यार रहा, किताब को कुछ सम्मान भी मिले जो ये लिटरेरी एजेंसीज होती हैं। तो वहां से फिर हिम्मत आई कि मैं और लिख सकता हूँ। लोग कह रहे थे कि और लिखें और लिखें, और ये सुझाव भी आया कि हिंदी में भी लिखें, हिंदी में लिखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उस तरीके से आपाधापी की जिंदगी तो चलती रहती है, बट अपना शौक जो है, देखिए आलोक कुमार जी, आप भी जानते हैं, आपके किताबनामा के दर्शक भी जानते हैं, जीवन सिर्फ एक है, यही जीवन है। ये जो हम समय बिता रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, साल जा रहे हैं, जीवन बीतता जा रहा है पीछे, हम जो है वो ढलान की ओर जो है वो जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो आपके जो शौक हैं, शगल हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, सही तरीके से उसको मेहनत करके और बिल्कुल फोकस के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ उसको पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से 2021 में पहली किताब आई थी कोल्ड कॉक अंग्रेजी में। और फिर मैंने ये चैलेंज लिया, मैंने चुनौती ली कि भाई हिंदी में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो फिर ये दूसरी किताब अभी आई है, और प्रकाशक जो है उनका मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें पांडुलिपि पसंद आई थी और उन्होंने कहा कि इसे करते हैं। और अब तक जो पाठकों का रिस्पांस मिला है, मेल पे या कॉल करके या सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, वो काफी उत्साहवर्धक है। मुकुल जी, बधाई, हिंदी आपने चुना। हम लोग हिंदी वाले हैं, इसलिए अक्सर कहते हैं कि आपने कृष्ण की सुदामा से मुलाकात करा दी। बेसिकली जो हिंदी है वो, उसको बहुत जरूरत है उस कृष्ण से मुलाकात की। जब आपने कोल्ड कॉक लिखा, अब लिख रहे हैं आप हर साख पे उल्लू बैठा है। लेकिन ये नाम बड़ा रोचक है, ये ऐसा नाम कैसे आपने चुना, क्यों चुना, क्या है? उल्लू जैसे पढ़ के ही लगता है कोई व्यंग्यात्मक रचना है आपने। व्यंग के जरिए अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। क्या आपके ध्यान में ऐसा था कि सीधी कोई बात लिखूंगा, उसके बजाय ये व्यंग्यात्मक कोई शीर्षक के जरिए कहा जाए, लेखन किया जाए? आलोक कुमार जी, आज का जो युग है ना, वो इंस्टेंट सेंसेशन का युग है। जो हम सारे जो हैं, ये पूरा दौर ही जो अभी चल रहा है, जो हम जी रहे हैं, ये विशेषण का युग है। जो सामान्य सा बंदा है, हर कोई काम करता है, हर कोई मेहनती होता है, और कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। पर आज का दौर ऐसा है कि लोग छत पर खड़े होके अपने आप का ढिंढोरा स्वयं पीट रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ।
इस दौर में क्या होता है कि कुछ चीजों को आपको समझना पड़ता है जो आपके समझ के परे की चीजें हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये विशेषण का दौर है, नो दिस इज एन एज ऑफ एडजेक्टिव्स। आई एम द बेस्ट, आई गॉट द ह्यूज टैलेंट, आई एम मसाया, यू नो, मैं इस किस्म का जो है, मैं भगवान हूँ, ये नहीं कह के बाकी सारी चीजें वो विशेषण में प्रयोग करते हैं। किताब का जो शीर्षक होता है, वो गेम जो है ना, वो वहीं छुपा हुआ है। जो आपको मैंने बताया, इंस्टेंट सेंसेशनलिज्म या इंस्टेंट पॉपुलैरिटी का जो गेम है, वो टाइटल में छुपा हुआ है। किताब का शीर्षक क्या है? आपने कहा हर शाख पर उल्लू बैठा है। तो ये उपन्यास पे जब मैं पांडुलिपि पे काम कर रहा था, तो मैं, अभी आपने देखा होगा कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, छांव में बैठा हुआ हूँ, आपसे और किताबनामा के सारे आप दर्शकों से मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और कटहल का पेड़ है, कटहल का बड़ा सा पेड़ है। और जब मैं इस पांडुलिपि पे काम कर रहा था, शुरुआती दौर में लिखने में काफी समय लगा, वक्त लगा बहुत ज्यादा। तो मेरा जो लड़का है, छोटा सा है, 6-7-8 साल की उम्र है उसकी, 7-8 साल की उम्र है। वो क्या करता था कि जो कटहल के पेड़ से जो टहनियां गिरती है, उन टहनियों को उठाकर चुन कर लाकर मेरे गोद में ऐसे रख देता था, और कहता था कि आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो, तो ये टहनी जो है आपके ऊपर रहनी चाहिए जब आप इस पांडुलिपि पे काम कर रहे हो। तो टहनी को हम शाख भी कहते हैं। तो ये ध्यान में, जहन में ये चीज घूम रही थी कि भाई ये क्या है, क्या है। और टाइटल तो आप बहुत सारे सोचते रहते हैं, पर मैं इस बात में दृढ़ विश्वास करता हूँ कि अगर आपने सही टाइटल चुन लिया अपने कृति के लिए, रचनात्मक कृति की बात कर रहा हूँ, वो बीट, वो किताब हो सकती है, वो कोई सिनेमा हो सकता है, वो कोई फिल्म हो सकती है, कोई वेब सीरीज हो सकती है, तो आपका 60-65% काम हो गया अगर आपने सही टाइटल चुन लिया है। टाइटल बहुत सारे जहन में आए थे, बट जब मैं इस पे काम कर रहा था और काम तकरीबन पूरा होने के कगार पे था, तो मैं कई सारे मुहावते माफ कीजिए, मुहावरे और कहावत वगैरह जो है वो ढूंढ रहा था, जैसे टाइटल कैसा हो। तो ये एक शेर है शौक बहराइची साहब का, जिनका नाम मैंने किताब में भी जो है वो लिया है। बड़े मशहूर शायर थे, और उनका ये मशहूर शेर है, जो वो शेर बार बार जहन में घूम रहा था, और मैंने कहा कि यहाँ से कुछ लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये टाइटल आया कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। और मजे की बात ये है आलोक कुमार जी, जैसे आपने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी होती है। टाइटल के बाद लोगों ने रिएक्ट किया, मेरे मित्रों ने भी, कुछ मीडिया के मित्रों ने भी, कि क्या ये व्यंग है, ये उपन्यास कैसा उपन्यास है, ये कैसा शीर्षक है। देखिए, आपकी जो रुचि है ना, और आपकी जो अधिक रुचि है, वो इसमें जग गई कि ये क्या हो सकता है, ये व्यंग है, ये हास्य है, उपन्यास कैसे है। उपन्यास की कल्पना अगर आप करेंगे तो अच्छे बहुत टाइटल होते हैं, बहुत खुशगवार, और बहुत सब्जेक्ट से क्लोजली रिलेटेड जो है वो टाइटल होते हैं, विषय वस्तु के काफी जो करीब होते हैं वो टाइटल होते हैं। पर ये टाइटल से आपको ऐसा समझ में नहीं आता किताब के नाम से कि ये है क्या, भला क्या है। और ये भला क्या है आलोक कुमार जी, ये आपको समझने के लिए आपने किताब पढ़ी है, किताबनामा के बाकी जो दर्शक हैं उनको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, तो उनके समझ में आएगा और उनको अच्छा लगेगा, वो मजा आएगा उनको। ये किताब का शीर्षक हर शाख पर उल्लू बैठा है क्यों। आपने सही कहा, मैंने किताब पढ़ा और पूरा पढ़ लिया, एक एक बैठक में पढ़ लिया, जैसे दर्शकों में बता रहा हूं। और अगर किताब पढ़ने में रुचि है तो आपको पढ़नी चाहिए। एक बहुत मशहूर किताब है, लाइफ इज द गेम। तो अपने हिसाब से, उस हिसाब से ये पूरे गेम को, एक कहानी को आपने, पात्रों को बड़े शानदार तरीके से पिरोया है, और उस गेम को आपने बड़े कायदे से दिखाया है कि कैसे गेम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जब इसका पात्र आप चुन रहे थे, उसमें आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, या फिर उस सिस्टम में, या पात्रों का चयन आपने कैसे किया, या बहुत सारी पटकथाएं आपने लिखी हैं सीरियल से, उसकी कॉपी की, या ऐसा लगा आपको कि उसमें बहुत सारी बातें कहने में रह गई थी तो आपने इसमें कही है इन पात्रों के हवाले से? क्या चयन, एक रचना धर्मी के तरीके से आप बताने की कोशिश करें तो पाठक जानना चाहेंगे। जो पढ़ लिया है उन्होंने भी, और जो पढ़ करके इस इंटरव्यू को देखने की कोशिश करेंगे उनको भी समझ में आएगा आखिरकार लेखक के जेहन में क्या चल रहा था, किस ढंग से उन्होंने पात्रों को निखारा है।
देखिए, मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप जब किसी कृति को हाथ लगाते हैं, वो कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, पटकथा हो सकती है, कहानी हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता के करीब रहना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं, वो आपके ज़हन में घूमती रहती हैं और आपको हर वक़्त जो है वो कौंधता रहता है आपके मस्तिष्क में कि भाई ये देखा, ये सुना, इनसे बात हुई, यहाँ गया, वहाँ गया। उपन्यास जो होता है आलोक कुमार जी, आपने इतने सारे जो है वो किताबें पढ़ी, उपन्यास पढ़े हैं। उपन्यास जो होता है वो आपको एक कल्पना की दुनिया में ले जाता है और जो उपन्यासकार है या जो किताब का लेखक है, उसके हाथ में वो स्वतंत्रता होती है कि वो कल्पना कितनी बड़ी हो या कितनी ऊँची हो या कितने जो है वो पाताल के परे हो, स्वर्ग के परे हो, सब लोगों के परे हो। उसकी उड़ान है, कथाकार की उड़ान है। ये जो कहानी है, जो उपन्यास की कहानी है, कथा वस्तु है, इसमें मेरा हमेशा इस बात पर ध्यान रहा और इस पे फ़ोकस रहा कि वास्तविकता से ज़्यादा परे ना जाया जाए। तो इसलिए जो उपन्यास के किरदार हैं, जो घटनाएँ हैं, जो उनके बीच के आपसी संवाद हैं, उसमें वास्तव चीज़ें लगे देखने में और वास्तविकता वाली जो है वो बातें हो रही हों, वो लगे। भले ही आप जो चीज़ देख रहे हो वो आपको काफ़ी ड्रामेटिक लग रही होंगी, इसमें क कहीं-कहीं पे जो है वो हिंसा है, कहीं-कहीं पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं। पर जब आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं, किताब के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको ये ना लगे कि कथाकार ने बहुत लंबी छलांग लगा ली और जैसे मेरा हाथ अभी फ्रेम के बाहर गया है, वैसे वो अपनी कहानी को लेके, किरदारों को लेके फ्रेम के बाहर चला गया हो। ना, ना, बिल्कुल, कतई नहीं। आप पाठकों का हमेशा ध्यान रखें। मैं जब भी फ़िल्में बनाता हूँ, टीवी का काम करता हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे सोचने से पहले, बतौर निर्देशक सोचने से पहले मैं सबसे पहले एक दर्शक के तौर पे सोचता हूँ कि ये कैसा लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा। और यही चीज़ जो बाय ट्रेनिंग मैं पटकथा लेखक हूँ और मैं निर्देशक हूँ सिनेमा की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में। वो ट्रेनिंग मेरे काम आई जब मैं बतौर कथाकार किताब पे काम कर रहा हूँ कि पाठक सबसे पहले वो जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रही हैं, उन्हें वो कितना रुचता है और उन्हें जो है वो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दुनिया में ले जाओ, वो कितना हज़म होगा, इस बात पे हमेशा ध्यान रहता है। इसलिए किरदार जो हैं कुछ जाने-पहचाने किरदार हैं, आप भी शायद देखें उन्हें तो आपको समझ में आएगा शायद ये हमारे पास के किरदार हैं। बट सारा फ़ोकस, सारा कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो वास्तविकता के ऊपर था, रियलिज़्म, क्योंकि अभी जो युग हमारा चल रहा है, इसमें बहुत सारी फ़ेक चीज़ें हैं जो असली लगती हैं, हकीकत की लगती है, वास्तविक चीज़ें लगती है। पर आपको बाद में पता चलता है नहीं, नहीं ये फ़ेक न्यूज़ हमने देखा था, ये फ़ेक किया था, ये वीडियो जो है इस तरीके से इसको एडिट किया गया था या री-एडिट किया गया था, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किताब लिखने के दरमियान, पांडुलिपि पे काम करने के दरमियान ये फ़ोकस बिल्कुल क्लियर था कि मैं चीज़ों को वास्तविक रखूँ, किरदारों को वास्तविक रखूँ और उनकी जो आपस की जो वो चल रही है सारी, जो चीज़ें चल रही है कथाक्रम में जैसे होता है, वो वास्तविक रहे। आप इजाजत दें मुकुल जी, तो एक आउट ऑफ बॉक्स एक सवाल करता हूं जो बहुत सारे दर्शकों के जहन में आ रहा होगा। आप जिस मनोरंजन की दुनिया में हैं, वहां बहुत सारे लोग, जैसे न्यूज की बात आप कह रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लेखक अपनी एंट्री सोचते हैं, वहां जाने की सोचते हैं, उनकी कल्पना में जिस काम को आपने साधा है, जिसको पूरा किया है, तो क्या दर्शक चाह रहे होंगे आप जरा उनको बताएं कि आज के हालात क्या है। आप तो 30 साल पहले आए वहां, तो तब के हालात कुछ अलग रहे होंगे, लेकिन क्या आज भी वहां नए लोगों के लिए द्वार खुला पड़ा है? अगर पटकथा कोई लिखना चाहता है, डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी दें। वो ये आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स है जो हमारी आपकी बातचीत थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अचानक से मेरे अंदर, दर्शकों के अंदर भी ये सवाल हो रहा होगा जब वो पटकथा लेखक से बात कर रहे हैं, निर्देशक बात कर रहे हैं, तो वो मनोरंजन की दुनिया का संसार कैसा है? क्या वहां कोई नियोजन का रास्ता है? कैसा है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस सवाल के लिए आलोक कुमार जी। ये सवाल जो आप अभी आज मुझसे पूछ रहे हैं, अभी इस वक़्त, इस साल, इस महीने, ये सवाल मैंने अपने आप से तब पूछा था जब मैं बम्बई जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहा था। उस वक़्त भी मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो जो करने के इरादे से जा रहा हूँ, घरवालों का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए मुफ़ीद जगह है? क्या वहाँ मैं अपने पैर टिका पाऊँगा और क्या मैं वहाँ टिक पाऊँगा?
इसका जवाब ये है कि दुनिया जो है वो हमेशा खुली रहती है सब चीज़ों के लिए, नए चीज़ों के लिए, नई-नई डेवलपमेंट्स के लिए, नए जो प्रयोग होते हैं उनके लिए खुली होती है। पर मैं आपको आपके सवाल का जो जवाब है पहले मैं उसके बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। जिस वक़्त मैं गया था ये समझिए कि 90 के दशक का पूर्वार्ध रहा होगा। 88, 89, 90 सन 88, 89, 90 की ये बात होगी जब मैं वहाँ पहुँचा था। और मैंने देखा वहाँ के जो दुनिया है उस वक़्त जो मैंने देखी थी, वहाँ जो दुनिया है मुंबई में फ़िल्मों की जो दुनिया है, वो क्लोज़्ड वर्ल्ड था, क्लोज़्ड। दरवाज़े बंद हैं, दरवाज़े बंद हैं और दरवाज़े कैसे खुलें या दरवाज़ों को खोलने के लिए क्या किया जाए, वो बताने वाला कोई नहीं था। और आपको सबसे हैरानी की बात ये होगी जानकर कि उस वक़्त जो लोग थे, जो हमारे हिंदी प्रदेश से गए हुए थे, सबने बंद कर दी थी और जब मैं उनसे पूछता था कि आप बताते क्यों नहीं, क्या होता है, कैसे होता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको पता है वो जवाब में क्या कहते थे? वो कहते थे, "मियाँ अभी तुम्हें यहाँ बम्बई शहर में आए हुए जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हुए हैं। 10 साल बिताओ बम्बई शहर को समझने में, 10 साल और बिताओ अपने काम को साधने में, सीखने में। और उसके बाद अपने आप से सवाल पूछना कि मैं पटकथा लेखक हो सकता हूँ कि नहीं, मैं कहानी लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं फ़िल्मों में संवाद लिख सकता हूँ कि नहीं, वो 20 साल के बाद पूछना। जब ये बातें किसी एक ने कही, फिर दूसरे ने कही, फिर तीसरे ने कही, तो मुझे समझ में आया कि शायद ये यहाँ का सिस्टम है, ये प्रैक्टिस है और आलोक कुमार जी वो दिन है मैंने तय किया। अगर मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में कुछ किसी मुकाम तक पहुँचा, कहीं भी, किसी भी लेवल तक अगर मैं पहुँचा और मैंने थोड़ा काम सीखा, मैं अभी सीख रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं अभी सीख रहा हूँ और सिख धर्म का मैंने शुरू में उल्लेख किया था, सिख, जो गुरु गोविंद सिंह जी की बात कही थी। सिख धर्म बना है सिक्ख्या से और सिक्ख्या की हिंदी होती है शिष्य। तो मैं अपने आप को आज भी शिष्य मानता हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं कल भी सीखूँगा और मैं सीखता रहूँगा। मैं तब तक सीखता रहूँगा जब तक मेरी साँस चल रही है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपकी ललक होनी चाहिए। उस वक़्त मैंने तय किया जब ऐसे मुझे वो लोग समझा रहे थे कि भाई 10 साल ऐसे बिताओ 10 साल, तब मैंने वो उस वक़्त तय किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं जब इस दुनिया में कहीं किसी पोज़ीशन पे पहुँचूँगा, किसी जगह पहुँचूँगा सही तरीके से काम करते हुए, मेरे जो द्वार हैं उनको मैं चौबीसों घंटे खुले रखूँगा। पूरे साल, पूरे महीने में खुले रखूँगा। ये मैंने उस वक़्त तय किया था। आज जो दौर चल रहा है आलोक कुमार जी, आपको पता है, आप भी जो है इतने सिद्धहस्त जो हैं वो मीडिया कर्मी हैं। इस दौर में आपको फ़िल्में बनाने के लिए, पटकथा लेखन के लिए, आपको डायरेक्शन करने के लिए मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं है। मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी उस युग में जी रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ मेरी बात गौर से सुनिए, हर व्यक्ति एक कथाकार है और हर व्यक्ति एक फ़िल्मकार है। अगर उसके पास कोई ऐसी कहानी है, लघु कथा हो सकती है, वो बड़ी कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, शेयर करने के लिए है अगर, और अगर उसने अच्छा लिखा है, तो वो कहानी जो है वो पाठकों तक पहुँचेगी। एज़ अ फ़िल्म मेकर अभी आपको जो नए बच्चे हैं, जो जा रहे हैं, सोच रहे हैं बम्बई जाने की, मुंबई जाने की, मैं आपसे बताता हूँ, किताबनामा के दर्शकों को भी बता रहा हूँ। आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने आप को आप कथाकार समझिए, आप अपने आप को फ़िल्मकार समझिए। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसमें सारे टेक्निक्स, टूल्स दिए हुए हैं और आप स्वयं शूट कर सकते हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं और आप एक बढ़िया फ़िल्म बना सकते हैं। शॉर्ट फ़िल्म से शुरुआत कीजिए। शॉर्ट फ़िल्मों की कोई ड्यूरेशन नहीं होती है। वो 2 मिनट की फ़िल्म हो सकती है, वो 80 सेकंड की फ़िल्म हो सकती है, वो 12 मिनट की फ़िल्म हो सकती है। वहाँ से शुरुआत की, आपको बम्बई जाने की, चेन्नई जाने की, बैंगलोर जाने की, कोलकाता जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, आप किताबनामा के सारे दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने घर में बैठे आप रचना धर्मिता निभा सकते हैं, जिसकी बात आलोक कुमार जी कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे हैं इस वक़्त। आप घर में निभा सकते हैं, घर में आप कहानी लिख सकते हैं, कहानी से शुरुआत कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, देखिए कैसी बनी है। छपना, उसकी जो है स्टैंपिंग होती है, अप्रूवल होता है, ये कहानी कहीं आपकी छपी है, ये वो है, वो दूसरा प्रोसेस है, वो अलग लेवल है। पर अगर आप अच्छे कथाकार हैं, आपकी कहानी में दम है, आपके कहानी कहने की शैली में अगर दम है
आप शुरू कीजिए, मीडिया से शुरू कीजिए, फेसबुक से शुरू कीजिए, व्हाट्सएप से शुरू कीजिए, पढ़वाइए लोगों को। और अगर आप फिल्मकार बनना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फिल्मों से शुरू कीजिए, आप एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाइए, प्रयोगधर्मी फिल्में बनाइए। पर अगर आप वाकई सीरियसली जानना चाह रहे हैं कि क्राफ्ट कैसे लर्न करते हैं, तो जो सिनेमा स्कूल है, पुणे में है, एफटीआई है, सत्यजीत रे साहब के नाम पे जो फिल्म इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, चेन्नई के अड़ियार में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप जाइए, पढ़िए, वहाँ पे आप समय बिताइए, वहाँ पे आप डिस्कशन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जिनकी फिल्में अभी आपने देखी है या आपने कल देखी थी या पिछले में देखी थी, उन्होंने कैसे कल्पना की होगी कि ये फिल्म बना है। एक रॉशोमन मेरी बहुत प्रिय फिल्म है अकीरा कुरोसावा की। रॉशोमन मैं जितनी बार देखता हूँ आलोक कुमार जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो निर्देशक हैं फिल्म के अकीरा कुरोसावा साहब, उन्होंने सोचा कैसे कि ये करे। सोच सोच कहाँ से आई, कल्पना में जो वो बीज था रॉशोमन का, वो कहाँ से जन्मा, वो मेरी समझ से परे। आज तक मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि कैसे हुआ। तो सिनेमा की जो दुनिया है वो ऐसे, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, मीडिया फिल्म इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, वहां पे पढ़ाई करेंगे, तो एक तो आप बहुत सारी दुनिया की तमाम फिल्में जो हैं, साइलेंट फिल्में हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, सारी फिल्में आप देखेंगे। दूसरे उस पे जो डिस्कशन होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। आपको कैमरे के परे जो आपने फिल्म देखी उसके परे जो चीजें कैसे हुई होंगी वो समझने में आपके आसानी आएगी। और ये करके फिर आप कुछ शॉर्ट फिल्में बना के आप मुंबई मुंबई जा सकते हैं, आप कोलकाता जा सकते हैं, बैंगलोर जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं फिल्में बनाने के लिए। आज तो हर कोई फिल्म मेकर जो है उससे कहीं वो बंधा हुआ नहीं है कि वो लॉस एंजल्स में है या वो मुंबई में है या वो कहीं से वो फिल्मों की वो कर रहा है। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं उस पर लिखता रहता हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे भाई ये कहाँ लिखी गई है, तो मैं आपको जगह का नाम ही नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो 17 जगह जब मैं घूम रहा था, दौरे पे था, उस मैं लिखता जा रहा था उस जगह। तो अभी केंद्र जो है वो शिफ्ट हो गया, केंद्र जो शब्द है उसका विकेंद्रीकरण हो गया है। तो आज मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब कथाकार हैं, आप सब फिल्मकार हैं, हाथ आजमा के तो देखिए। धन्यवाद मुकुल जी, आप वाकई केंद्र पे आते हैं। अचानक से आपको लो संवरण नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था, लेकिन जिस ढंग से मोटिवेट किया लोगों को आपने, दर्शकों को, जिस हिसाब से ट्रेनर के तौर पे आपने कहा है, हर कोई जा सकता है सिनेमा में, लेकिन किताब पढ़ने के बाद, हर सात को उल्लू पढ़ने के बाद, हमने सिर्फ देखा डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे कि बार बार आप रेफरेंस दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह का, एक आपका कैरेक्टर है सिख है, वो दो कैरेक्टर है इसमें, बिल्कुल पंजाबी भाषा में आपने उसे उतारा है, इसी ढंग से वहां आपकी कैरेक्टर है इसमें कल्याणी है, बांग्ला में बोल रही हैं, इसी ढंग से आपने मराठी में बहुत सारे मुंबई के डेलीगेट्स हैं उस अंदाज में बात की है, बिहारी कैरेक्टर है। ये किताब पढ़ते हुए लग रहा है कि पूरा देश इसमें शामिल है। तो ठहर ठहर के हर कैरेक्टर के जरिए आपने कैसे भ्रमण कराया है, ये थोड़ी बताएं। कैसे, ये लगता है किसी पटकथा लेखक की ही उपन्यास है, जिस हिसाब से आपने उसी की भाषा में, उसी के शब्दावली में सारी बातें कहने की कोशिश की है, अद्भुत है। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई किताब मैंने पढ़ा है जिसमें लगता है कि लेखक को क्या समझ है नहीं समझ है, लेकिन पाठक को उसके अनुरूप वो दे रहा है, उसकी भाषा दे रहा है, उसका तलफुज दे रहा है, उसका सेंस दे रहा है, उसका सोचने का अंदाज दे रहा है। ये किताब पढ़ के समझा जा सकता है मुंबई में हर किसी को मराठी बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिस हिसाब से आप इसमें मुंबई अगर इसको माने तो ये कैसे आपने चयन किया कि उसी पर्टिकुलर भाषा में, मॉरिशस की भाषा में आप सारे संवाद को देंगे? ये ऐसा क्यों किया? कहीं और से आपने पाया या फिर आपको लगा ऐसा ही देना चाहिए? देखिए आलोक कुमार जी, जो हमारी सिनेमा की दुनिया है ना, उसमें जो चीजें हो चुकी हैं पहले, घट चुकी हैं, सिनेमा बन चुका है और फिल्म तैयार हो चुकी है, दर्शक देख चुके हैं, उसे करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आप वो चीज देख रहे हैं कि कैसे हुई है, फ्रेमिंग कैसी है, लाइटिंग कैसी है, बैकड्रॉप क्या है, कैमरा कहाँ रखा हुआ है, एडिट किस स्पीड से हो रहा है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। कई सारे फिल्म मेकर फिल्में देख देख कर जो है वो फिल्म मेकर बने और बड़े प्रसिद्ध फिल्म मेकर बने। मेरी सोच थोड़ी अलग है।
फिल्में मैं बहुत सारी देखता हूँ, मैंने आपको बताया किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ और जो पहले भी जो किताबें अच्छी लगी उससे बार-बार पढ़ता हूँ। जैसे अभी मैंने सत्य से साक्षात्कार किताब का आपसे ज़िक्र किया कि मैं उसे पढ़ता हूँ, कुछ सालों के अंतराल पे मैं उसे फिर से पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ हो चुकी है और जो चीज़ चली आ रही है, बन रही है, दूसरे बना रहे हैं, तो मुझे वो काम करने में आनंद नहीं आता है। इसलिए अगर आपने मेरा प्रोफ़ाइल अगर देखा होगा मीडिया पे या अगर आपने मेरे बारे में थोड़ी-सी जानकारी जुटाई होगी, तो मैंने सेलेक्टिव काम किए हैं। सेलेक्टिव काम इसलिए किए हैं कि दुनिया जो है वो आसान रीति-रिवाज से चलती है। भई ये मिठाई की दुकान है, यहाँ पे ये मिठाई जो है वो बहुत लोकप्रिय हो गया है, लोगों की भीड़ लगती है, जुटती है उसे खाने के लिए, तो उस पता चला कि उसके अड़ोस-पड़ोस में जितने मिठाई वाले हैं, वो उस मिठाई को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा, भीड़ वो पहली वाली दुकान पे होती है, जिसकी देखा-देखी सब बाकी जो है वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई सिनेमा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मैं कोई वेब सीरीज़ कर रहा हूँ या टीवी का कोई सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसमें कुछ असली चीज़ अगर नहीं डाल रहा हूँ, असल तरीके से नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है उस तरह से नहीं है, जो अपने-अपने तरीके से काम करते हैं, मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ। भई ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे काम करता हूँ। किताब में जब मैंने हाथ लगाया, ये उपन्यास जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हर शाख पर उल्लू बैठा है, तो इसमें मेरा ध्यान पूरे इस पे था कि ये किताब मैं उस तरीके से लिखूँ जो मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने आपको बताया मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ और अभी भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ, शूट के लिए जाता हूँ, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वो कार से सफ़र होता है, तो मैं रास्ते में पढ़ता हुआ जाता हूँ, कोई किताब। सुबह हो सकता है वो एक किताब मैं पढ़ता जा रहा हूँ और रात को सुबह मतलब प्रातः काल जब मैं शूटिंग से लौट रहा होता हूँ गाड़ी में, मैं ड्राइव नहीं करता, वो ड्राइवर जो है वो चलाता है। तो मैं दूसरी किताब पढ़ता हुआ वापस आता हूँ, पर मैं पढ़ता ज़रूर। मुझे लगा कि अगर मैं इस किताब पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ दूसरे किस्म का जो है वो काम करना चाहिए और अगर आपको ये हर शाख पर उल्लू बैठा उपन्यास में आपने गौर किया होगा, उपन्यास का जो पारंपरिक ढाँचा होता है, पारंपरिक जो उसका ढाँचा होता है, उपन्यास का जो खाका होता है, ये उसमें बिल्कुल फिट नहीं, कहीं से फिट नहीं है। ये इंटेंशनली किया गया था। मैं इसको पारंपरिक तरीके से ढाल के, खाके में डाल के मैं इसको सेट कर सकता था। वो काम मेरे लिए आसान था। पर मैंने आपको बताया मैं आसान काम हाथ में लेता नहीं हूँ। मेरा स्वभाव और मेरी प्रकृति जो है वो दूसरे किस्म की है। मुझे लगता है जो चैलेंजिंग काम है, जो दूसरे नहीं करते हैं या कर सकते हैं पर वो नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, उनकी अपनी वजह होगी। मैं उस तरीके से काम करूँ। और जब ये किताब पे मैं काम कर रहा था उपन्यास पे, तो इसमें जो किरदार थे जिनको आप आज बता रहे हैं कि वो भाई सिख जो है वो किरदार है पंजाब से है, कोई मराठी किरदार है, वो गुजराती किरदार है। वो मैं मेरी सुविधा के लिए सबको हिंदी में बुलवा सकता था। खड़ी बोली हिंदी में जैसे बात करते हैं या मुंबई की हिंदी में जैसे बात करते हैं, मैं मुंबई में पिछले 30-35 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं बुलवा सकता था, उसमें कोई वो आश्चर्य की बात नहीं होती। पर मैंने आपको बताया मैं उस तरीके से काम नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि अगर कोई इस किताब को जो आपके हाथ में हर शाख पर उल्लू बैठा है, पंजाब में अगर पढ़ रहा है और वो सिख किरदार है, आलोक कुमार जी, वो सिख किरदार है इस उपन्यास में और अगर वो बम्बई में बोली जाने वाली बोली हिंदी बोल रहा है, अगर वो दिल्ली में बात करने वाली हिंदी कर रहा है, तो फिर रस उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आना चाहिए। इसी तरह फिर इसमें किरदार जो है वो एक बंगाल से जो है वो आया हुआ है या आई हुई है। अभी मैं ध्यान पे मेरे एग्ज़ैक्ट नहीं आ रहा और मैं कोई पढ़ा और हूँ किसी कल्याणी की राज्य से बात है। जी, 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 कल्याणी नाग जी, धन्यवाद। कल्याणी नाग की बात कर रहा हूँ। वो बॉर्न ब्रॉट अप जो है उनका जन्म, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ जो है कोलकाता में हुई है, पश्चिम बंगाल से हैं और धारा प्रभा बांग्ला बोलती हैं और हिंदी भी बोलती हैं, हिंदी बोलने की कोशिश करती हैं। तो मैं उनसे सामान्य हिंदी भी बात करवा सकता था जैसे मुंबई शहर में बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं। पर क्या होता है ना कि बंगाल में अगर पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में अगर बैठकर कोई इस उपन्यास को पढ़ रहा है जो उस राज्य से हैं और बांग्ला जो है वो बोलते हैं, उनकी मातृभाषा है, उन्हें इसमें रस मिलेगा कि कल्याणी जो बोल रही है और गुस्से में अगर है, परेशान है, तो वो बांग्ला में कुछ बोल जाती है, हिंदी तो बोल
की कोशिश कर ही रही है। और ये जो एक चीज है, कैरेक्टर के साथ मैंने शुरुआत की, जो मॉरिशस से कहानी की शुरुआत होती है, तो वहां पे पहले मैंने जो है वो क्रियोल भाषा में संवाद रखे थे। आप हंसिएगा नहीं। जो मॉरिशस के किरदार है, कहानी जब शुरू होती है, तो जो वो मॉरिशस वाले जो किरदार है ना, वो जो अभी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या भोजपुरी बोलते हैं, वो क्रियोल भाषा में बोल रहे हैं, जो मॉरिशस की भाषा है। पर ये जब मैं इसके 7वें ड्राफ्ट पे काम कर रहा था, पांडुलिपि के 7th ड्राफ्ट, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो क्रियोल भाषा में बोल रहे हैं ना, वो ब्रेक कर रहा है एक किस्म का ना, वो जो है वो अवरोध जो वो पैदा कर रहा है फ्लो में, नेचुरल फ्लो में। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ से सारे गए हुए वहाँ भोजपुरी बोलते हैं, और बड़ी बड़ी प्यारी भोजपुरी बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई भोजपुरी रखा जाए, क्रेयोल जो है वो जरा समझना पड़ेगा, डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, नेट पे सर्च करना पड़ेगा। और वहां से जो फिर शुरुआत हुई, तो फिर मैंने तय कर लिया कि भाई जिस भी राज्य से जो भी किरदार आएगा वो वहां की बोली बोलेगा, हिंदी तो बोलेगा ही, पर वो रस जो है, जो कोई गुजरात में पढ़ रहा है या महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि रही है, सिखाया है मुझे बहुत कुछ महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में कोई पाठक अगर इस किताब को पढ़ रहा है, उसे रस मिलना चाहिए, क्योंकि जो किरदार है उसके नाम से, सरनेम से आप बिल्कुल आपको ये होगी, जानकारी हुई कि ये महाराष्ट्र के किरदार है। तो ये ध्यान जो है वो रखा गया था, और अंततोगत्वा सारी चीजें घूम कर आती है आलोक कुमार जी वास्तविकता पर, कि मैं जो सिनेमा बना रहा हूँ या मैंने बनाई है या कल को मैं बनाऊंगा, उसको मैं कितना वास्तविक रख सकता हूँ, ताकि वो दर्शकों को लगे कि भाई हमारे आसपास इर्द गिर्द ये चीजें घट रही है, ये किरदार जो कर रहे हैं, ये इस तरीके से जो मूव कर रहे हैं, जो जंप कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सारे हमारे आसपास के। और उसी चीज का ध्यान जो है, एज अ मैं ट्रेंड जो है वो, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, किताब लिखने वक्त भी उसका ध्यान रखा गया है। पांडुलिपि के लिखने के वक्त हर शाख पर उल्लू बैठा है, जो आपके हाथों में है, और आपके दर्शक किताबनामा के इसको जो पढ़ने वाले हैं उनसे मैं बता दूं, किस चीज का ध्यान रखा गया कि वास्तविकता से दूर नहीं होना है। आप एज अ क्या कहते हैं, किताब लिखने का जो हम लोग टूल कहते हैं, वो टूल के तौर पे आप थोड़ा बाएं जा सकते हैं, थोड़ा आप 10 कदम पीछे आ सकते हैं, पर वास्तविकता के परे जैसी चीज मुझे नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखा गया था। और इसीलिए जो किताब को पढ़ेंगे दर्शक पाठक जो पढ़ने वाले हैं, तो उनको रस मिलने वाला है, इसका ध्यान रखकर वास्तविक तरीके से किताब में चीजों को, कहानियों को, किरदारों को, घटनाओं को रखा गया है। ध्येय वही था, उद्देश्य वही था। कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ ये आप बताएंगे, किताबनामा के पाठक बताएंगे, मैं नहीं जानता हूँ, पर उद्देश्य यही था। कहते हैं समय सिमटता जा रहा है, काफी हम लोग गीत किए, लेकिन दो सवाल, बड़े जिज्ञासु सवाल संक्षेप में बताइएगा। एक ये कि उम्मीद पढ़ने के बाद एक उम्मीद हो रही है कि कोई धारावाहिक आने वाली है क्या इस पे? आलोक जी, आपको ये प्रश्न जो है वो विधाता से स्वयं पूछना चाहिए, स्वयं विधाता से पूछना चाहिए, जिन्होंने हम सबको रचा है। अभी मेरे मन में पिछले कुछ वर्षों में जब मैं इस पांडुलिपि पे काम कर रहा था, उपन्यास पे काम कर रहा था, तो ये था कि भाई ये कहानी पूरी होनी है, जो किरदार हैं उनकी जो यात्रा है वो संपूर्ण होनी है, कल्मिनेट होना है, एक जगह आकर जो है उनको उसकी जो है वो पूर्णता जो है वो करनी है। लेकिन विधाता ने इस किताब के बारे में क्या सोच रखा है, ये तो स्वयं विधाता आपको बता पाएंगे। किताबनामा के पाठक अगर इस किताब को पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा भी अगर कुछ पसंद आता है, कहीं वो चर्चा करते हैं, मित्रों से चर्चा करते हैं, अपने सहकर्मियों से चर्चा करते हैं, अपने भाइयों से चर्चा करते हैं, तो क्या पता चर्चा होते होते होते, अभी आपने बताया कि हमारी दुनिया जो सिमटती जा रही, क्या पता चर्चा होते 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 ये चर्चा किसी मुंबई के, बैंगलोर के, चेन्नई के किसी प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के किसी कंपनी के, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के ओनर तक पहुंच जाए कि भाई ऐसी कोई किताब आई है। तो देखते हैं अभी क्या है, कल का तो मुझे नहीं पता, कल हमेशा गर्भ में छुपा रहता है, आने वाले कल की बात करो, वो हमेशा गर्भ में छुपा रहता है। चलिए, पर इसी जैसे जैसे ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो क्या पता वेब सीरीज में या एज अ सिनेमा या टीवी सीरीज में आ सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हर चीज आखिरी आज की तारीख में हर चीज संभव है। कोई सवाल आखिरी नहीं होता मुकुल जी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको अपनी जिंदगी पे
कोई उपन्यास लिखना हो, धारावाहिक की बात तो बाद में करेंगे उपन्यास के तौर पे, उसका टाइटल क्या होगा और कब आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये आप मुझे कह रहे हैं संक्षेप में बताने के लिए, बट मैं इसमें एक एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो किताब के दर्शक हैं उनको समझ में आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक फिल्म के निर्माता से मुंबई शहर में, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है, उनसे स्क्रिप्ट पे चर्चा हो रही थी। और ये जो मीटिंग थी तो वो दूसरी मीटिंग थी आलोक कुमार जी। मैं पहली बार उनसे वो हाय हेलो किस्म से जो होती है, नमस्ते, कैसे आना हुआ, ये वो उस तरह की मुलाकात थी, 5 मिनट की मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात थी कहानियों के बारे में कि आपके पास कहानियां क्या है, आपके जो तरकश है उसमें तीर कौन है, और आपके पास जो थैली है, पोटली है, पोटली में क्या क्या कहानियां है, वो जानना चाह रहे। तो मैंने उनसे उस आधे घंटे में मैंने एक कहानी शेयर की। फिर उन्होंने कहा कि अपने स्टाफ को उन्होंने कहा कि भाई अभी किसी को आने मत देना, एंड डोंट अलाउ एनी कॉल्स टू मी। और उन्होंने कहा कि आप एक और सुना। फिर मैंने उन्हें एक और कहानी सुनाई, संक्षेप में सुनाई, क्योंकि सिनेमा की फिल्मों का पटकथा समझ लीजिए, सिनेमा की कहानी जो होती है उसका नरेशन जो है वो सामान्य तौर पर औसत तरीके से 2 घंटे का होता है। तो जब दूसरी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुकुल जी, मैं आपके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, आपको किसी ने मुझे बताया आपके बारे में कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपके पास अच्छी कहानी है, इसलिए आपसे मिलने बुलाया, थोड़ा अपने बारे में बता। अब मुझे आलोक कुमार जी, मैंने आपको बताया कि ये जो युग है ये विशेषण का युग चल रहा है। यहाँ सब छत पे खड़ा होकर ढिंढोरा पीट रहा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड नोबडी कम्स नेक्स्ट टू मी, आई एम माय ओन कॉम्पिटिटर। मैं मेरा ही प्रतिद्वंदी हूँ और मैदान में कोई नहीं है मेरे अलावा कोई नहीं, ऐसा लोग कहते हैं छत पे खड़े होकर। ऐसा समय चल रहा है, मैं मेरा ऐसा विश्वास है। तो मुझे मेरे बारे में बात करते हुए जो है हिचक होती है, शर्म होती है, पर उन्होंने जोर डाला तो मैंने उन्हें बताया कि मुंबई में मेरी यात्रा कैसे रही। शॉर्ट में उन्होंने उनको मैंने बताया, जो 10 मिनट में समेट के जितना मैं बता सकता था और जितनी चीजें मैं रिवील कर सकता था। हर सारी चीज तो आप बताते नहीं ए टू जेड, कुछ चीजों को छुपा के रखना होता है। आप मेरा यकीन कीजिए कि जब उन्होंने मेरी दास्तान सुनी मेरे बारे में, मेरी कहानी, तो मुझसे कहते हैं कि मुकुल जी, why don't we work on a biopic on your life? मैं सकते में आ गया। मैंने कहा कि सर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ना मुझे यूट्यूब पे कोई जानते हैं, ना मुझे वो इंस्टाग्राम पे कोई जानते हैं, ना फेसबुक पे कोई जानते हैं, ना मुझे कहीं कोई जानता है। मैं कौन हूँ? मैं तो बायोपिक देखना उनके बारे में पसंद करता हूँ जिनका नाम मैंने सुन रखा है, जैसे गांधी, सर रिचर्ड अटनबरो ने कमाल की फिल्म बनाई थी, गजब की फिल्म थी। या एक और फिल्म मैंने हॉलीवुड में देखी थी, रे, विच इज अबाउट रे चार्ल्सवर्थ, जो ब्लाइंड सिंगर है, ब्लाइंड ब्लैक सिंगर है, उनके ऊपर वो बायोपिक। इस तरह की फिल्में मैंने देखी थी, तो मुझे लगा कि भाई ये सामान्य इंसान है, गलतियों से सीखता है, ठोकर खाकर संभलने की कोशिश करता है, उसके जीवन पे बने बायोपिक को कौन देखना चाहेगा और क्यों? मैंने उससे बोला कि आर यू सीरियस, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ और जो आपने आज छोड़ दिया है, आपने मुझसे छुपा ली है, वो कुछ और आप मसाला निकाल के जो आपके साथ घट चुका है, आप अगली बार हम लोग बैठते हैं लंबी और इस बायोपिक की बात करेंगे। मैं इतना शर्मा गया आलोक कुमार जी, मैं इतना शर्मा गया, मुझे अपने बारे में बातें करने में इतनी शर्म महसूस होती है, इतनी शर्म महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैंने जो काम किया उस पर चर्चा करें जैसे आज हम कर रहे हैं, उस पर बात करने में मैं सहज रहता हूँ, बस मेरे बारे में बात करने में मुझे बड़ी समस्या आती है। और जो इंटरव्यू वगैरह में मुझसे लोग पूछते हैं वो कहते हैं कि देखिए आप बहुत एनिमेटेड तरीके से बात करते हैं, जीवन तरीके से आप बात करते हैं, पर आप सारी बातें नहीं बताते। तो वो मसला वही है। तो बायोपिक जो है वो तो चर्चा हुई थी, पर मैंने जो है बात आई गई कर दी, और अभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है पिछले कुछ समय से। पर अगर सपोज कीजिए विधाता ने चाहा, परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुई कि भाई ऐसे किसी सामान्य मैंगो मैन के ऊपर, जो आम आदमी कहते हैं, माफ कीजिए अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया, आम आदमी के ऊपर कोई कहानी अगर बनेगी तो उसका जो है वो टाइटल होगा कि अनाम गुमनाम। बहुत मीठा संवाद किया आपने। जाहिर तौर पर जिस ढंग से आपने पाठकों को उकसाया है, पढ़ने के बाद अंदाज लगेगा कि आ सकते हैं वो रचना धर्मिता में।
या फिर मुंबई जा सकते हैं, मुकुल रंजन ने जिस ढंग से उनको रास्ता दिखाया है, या फिर फिल्मों की दुनिया में आ सकते हैं। इसको जैसे आपने फिल्म का नाम लिया रे, मैं कह रहा हूं इस संवाद के बाद, किताबनामा के इस हिस्से को पढ़ने के बाद, देखने के बाद लोगों के अंदर रे ऑफ होप आए, आशा की किरण आए, इसकी उम्मीद करते हैं हम। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद मुकुल रंजन जी समय निकालने के लिए दर्शकों के लिए, और उनसे आग्रह कि एक बार जरूर लें किताब, झांके, हम भी उल्लू हैं, कौन से उल्लू हैं, किस साथ पे बैठे हैं, वो जरूर देखें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। मैं आलोक कुमार जी आपका धन्यवाद करता हूं और किताबनामा के सारे दर्शकों से आह्वान करता हूं कि मुझसे कहने में अगर कोई अतिशयोक्ति हो गई होगी तो मुझे क्षमा करें उसके लिए। मैं ज़्यादा बोलता नहीं और मेरे खुद के बारे में बोलने में तो मैं बिल्कुल असहज हो जाता हूं। पर रचना धर्मिता चलती रहनी चाहिए, जीवन चलता रहना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। हम सब जो है वो कर्मयोगी हैं। मैं हूँ, आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और अगर मेरी आलोक कुमार जी के साथ, सर के साथ जो बातचीत हुई है उससे अगर आपको कहीं ज़रा भी कुछ चीज़ें समझ आती है, क्लैरिटी आती है, थोड़ा चीज़ों को समझने में आसानी होती है, तो मैं इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ और मुंबई शहर का शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मैंने अभी आपसे बताया, मैं जीवन भर सीखते रहने वाला इंसान हूँ और मैं सीखता रहूँगा। पर मेरे जो सीखने से अगर आपकी कोई चीज़ आसान हो गई हो तो उसके लिए मैं मुंबई शहर का, ऊपर वाले का, मेरे माता-पिता का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आलोक कुमार जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे नाचीज़ धन्यवाद, के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद।